अब जैसे आपने एक उदाहरण के तौर पर कहा कि किसी को डायरिया हो गया, तो क्या किसी को डायरिया हो जाना या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाना या एसिडिटी का हो जाना, जो यूजुअली हम देखते हैं घर में किसी ना किसी को कभी ना कभी होता ही है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाना, ऐसी सिचुएशन में जो दवाइयाँ ली जाती हैं उसमें आप ये कह रहे हैं कि जितना हो सके उतना एंटीबायोटिक को अवॉइड किया जाए? जी बिल्कुल, अगर आपको एसिडिटी है तो आप जो कॉमन पीपीआईज हैं, जो ड्रग्स होती हैं जिसमें जैसे पेंटोसिड या ये वाली है, डाइजीन है, या ये एंटासिड के नाम से आती हैं, तो आप ये लीजिए। इससे आपके गट फ्लोरा को कुछ नहीं होगा, नथिंग विल गो रॉन्ग। द प्रॉब्लम इज विद एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दो धारी तलवार है। एक तरफ वो बैड बैक्टीरिया को किल करेगी, लेकिन आपके गुड बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा रही होगी। अभी जब हमारी आपसे चर्चा हो रही थी डॉक्टर, आपने कहा कि दो तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एक लॉन्ग टर्म है और एक शॉर्ट टर्म है। इसे आप थोड़ा सा समझाएं कि अगर किसी का गट हेल्थ बहुत ख़राब है तो इसका शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस या सिम्टम बॉडी में किस तरीके का दिखाई देने लगेगा, और अगर लंबे समय तक किसी की गट हेल्थ ख़राब है तो फिर उसकी बॉडी में वो कैसे दिखाई देगा? तो शॉर्ट टर्म का तो मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब हम अगर एक्सेस एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए लेते हैं, उसमें डायरिया हो जाता है, तो उसमें दस्त लग जाते हैं, और ये दस्त आप एक और एंटीबायोटिक देंगे तो वो ज़्यादा ही दे विल गेट वर्स। सो वी हैव टू बी, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसका इन्वेस्टिगेशन होती है स्पेसिफिक, इट कैन बी डायग्नोज्ड एक्यूरेटली, एंड दैट्स हाउ वी कैन। सेकंड, अब आते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि जो हमारे काफ़ी महीनों से, सालों से कुछ लोगों में गट बैक्टीरिया की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाती है। सो द बैड बैक्टीरिया जो उनसे वो उभरने लगते हैं, और जब ये इतने अरसे तक रहता है तो उसमें फिर कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां जो सी हैं वो हो जाती हैं। एंड ऑटो इम्यून का मैं आपको बड़ा साधारण एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने अपने घर में अपनी हिफाजत के लिए एक कुत्ता रखा है, वो कुत्ता इसलिए रखा है कि जो बाहर से लोग आते हैं, कोई रात को चोर आएगा तो वो आपको सतर्क कर देगा। वो कुत्ता आपकी डिफेंस के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। अब फर्ज कीजिए वही कुत्ता आपको ही काटने लग पड़ता है, कुत्ते का दिमाग अगर ख़राब हो गया, वॉट एवर रीज़न, वो कुत्ता आपको ही काट रहा है, तो उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून, कि जो मेरे बॉडी के सेल्स हैं, कोई बाहर से नहीं आ रहा आपको अटैक करने के लिए, मेरे बॉडी के सेल्स हैं वो ही मेरे को डैमेज कर रहे हैं, मेरी इंटेस्टाइन डैमेज कर रहे हैं। ऑटो इम्यून थायराइड भी हो सकता है, ऑटो इम्यून पैनक्रियास भी हो सकता है, ऑटो इम्यून नर्वस सिस्टम भी हो सकता है। तो वो मेरे ही सेल्स जो मेरी प्रोटेक्शन के लिए थे वो उल्टा वार मुझ पे कर रहे हैं, और उसमें गट बैक्टीरिया का बहुत अहम रोल है। बिकॉज अब जो उनसे आपके सेल्स हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं कि जो हमारे गट बैक्टीरिया हैं ये गुड बैक्टीरिया है या बैड बैक्टीरिया है। मतलब जैसे एक गार्ड होता है रात को, या सरहद पे जो गार्ड बैठा है, बॉर्डर पे सेना का जो गार्ड बैठा है, उसने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आदमी आ रहा है संदिग्ध, ये फ्रेंड है या फो है, दुश्मन है या हमारा है, ये उसका काम है। और अगर वो कंफ्यूज हो जाता है तो वो क्या करेगा, वो सतर्क कर देता है कि चलो अटैक आने वाला है, पर वो दुश्मन नहीं होता है, दे आर ओनली आवर ओन। तो वो जो सेल्स हैं दे आर अटैकिंग देयर ओन बॉडी, थिंकिंग ये दुश्मन का वार है। उसमें इंटेस्टाइन बिल्कुल इतनी बुरी तरह डैमेज हो जाती है कि इट कैन नेवर बी रिपेयर्ड, इट कैन बी कंट्रोल्ड। देन वी हैव टू गिव इम्यूनोसप्रेसिव्स। तो इसमें दो बीमारियां आती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज, बोथ और ऑटो इम्यून डिजीजेस। एंड दिस, इनका जो कारण है, वन ऑफ द रीजंस, वी डोंट नो द एग्जैक्ट कॉज, बट वन ऑफ द मेजर रीजंस इज कि द बॉडी कैन नॉट फाइंड आउट कि ये दुश्मन है, ये हमारा मतलब अपना ही है। तो ये जो डिजीजेस हैं इन द लास्ट 50 years, दे हैव बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी।